सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अप्रैल का जो पार्ट 2 वीडियो है वो मैं 10 से या 15 मई तक ले आऊँगा। तो आज है 12 मई। जिन लोगों ने जो अप्रैल मंथ का जो पार्ट 1 वीडियो वो नहीं देखा हो वो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सो अप्रैल के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन पहला है, भारत का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम किस स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो इसको विकसित कर रहा है सर्वम एआई, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सर्वम एआई। ये कहाँ का स्टार्टअप है वैसे? तो ये है बेंगलुरु का स्टार्टअप है। ये कहाँ का है? बेंगलुरु। भारत सरकार ने ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इसके लिए एक अधिसूचना जारी करी थी कि हम अपना खुद का एलएलएम बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए लगभग 67 आवेदन प्राप्त हुए सरकार को, 67 एप्लीकेशन, जिनमें से सरकार ने ये जो सर्वम एआई है इसको चुना था। ठीक है, तो अब इसको टाइम दिया है, इसको 6 महीने का टाइम दिया है कि 6 महीने के अंदर आप ये जो एलएलएम मॉडल है इसको बना के तैयार करो। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये वैसे होता क्या है ये? तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यानी एआई बेस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बहुत बड़े डेटा को एनालाइज करता है, समझता है, फिर उसको समझ के रिप्लाई देता है। जैसे ये जो चैट जीपीटी है, जिमिनी है और मेटा का जो लामा है, ये सब क्या है? ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही तो हैं। तो उसी प्रकार का, जैसे चाइना का अभी नया बना है डीप सीक, तो उसी तरह से भारत भी अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना चाहता है। भारत अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्यों बनाना चाहता है? तो वो इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि भारत में भाषाओं की काफ़ी विविधता है। जैसे हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, बांग्ला, मराठी। तो ये सब जो स्थानीय भाषाएं हैं भारत की, और ये जो विदेशी मॉडल हैं, एलएलएम मॉडल हैं, जैसे चैट जीपीटी, जिमिनी और डीप सीक, ये सब क्या है, इन भाषाओं को इतना समझने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए हम अपना खुद का एलएलएम चाहते हैं जो कि भारत देश की जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको मजबूती से समझे उनको। ठीक है, और दूसरा दूसरा कंसर्न है डेटा सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि अगर भारत का खुद का एलएलएम होगा तो जो डेटा लीक होने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डेटा देश के अंदर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चैट जीपीटी, गूगल जिमिनी, मेटा का लामा, ये सब क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। चैट जीपीटी किसका है? चैट जीपीटी ओपन एआई का है, ओपन एआई का। गूगल का है जिमिनी और मेटा का है लामा। क्वेश्चन अगला है, भारत की पहली स्वदेशी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी टेस्ट किट किस उद्देश्य से विकसित की गई है? इस टेस्ट किट को विकसित किया गया है सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सर्वाइकल कैंसर की जांच। ये जो टेस्ट किट है इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो इसको बनाया है एक गोवा की एक कंपनी है जिसका नाम है मोलबियो डायग्नोस्टिक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है एचपीवी, ये एक वायरस का समूह होता है। इसमें 100 से भी अधिक इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ की वजह से तो त्वचा पर मस्से पड़ जाते हैं, और कुछ की वजह से ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये जो बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर होने के लक्षण रहते हैं इसके। एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस फैलता कैसे है? तो ये फैलता है मुख्य रूप से यौन संपर्क यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैलता है। कभी कभी ये त्वचा के संपर्क से भी फैल सकता है, और ये संक्रमण महिलाओं और पुरुषों दोनों को हो सकता है। ये जो टेस्ट किट बनाई है ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे महिला के शरीर में एचपीवी वायरस हाई रिस्क में मौजूद है या नहीं इसका पता लग जाएगा। अगर इसका टाइम रहते अपने को पहले ही पता चल जाता है तो सर्वाइकल कैंसर को जल्दी रोका जा सकता है। ठीक है, इसका इलाज किया जा सकता है। क्वेश्चन अगला है, कनाडा में हाल ही में हुए चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? मार्च के महीने में जो कनाडा के जो पीएम थे जिसका नाम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफे देने के बाद जो टेम्परेरी जो पीएम बनाया था वो था मार्क कार्नी। इसका नाम मार्क कार्नी है, कार्नी। ये लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें किस पार्टी ने जीत दर्ज करी है? तो उसमें ये जो लिबरल पार्टी है इन्होंने ही जीत दर्ज करी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिबरल पार्टी। जस्टिन ट्रूडो थे, ये भी लिबरल पार्टी से ही बिलोंग करते थे, और उन्हीं के ही ये नेता हैं लिबरल पार्टी के, जिसका नाम है मार्क कार्नी। अब इसको दोबारा पीएम बनाया जाएगा कनाडा का। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, हाल ही में अप्रैल में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लॉजिस्टिक क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसने ये समझौता किया है रैपिडो के साथ, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, रैपिडो। रैपिडो क्या है? रैपिडो एक बाइक और ऑटो राइड सर्विस प्रोवाइड करती है ये, और साथ में जो कुछ बड़ी सिटीज़ हैं उनमें ये सामान यानी डॉक्यूमेंट्स और ग्रोसरी का सामान भी डिलीवर करते हैं। तो इसी क्षेत्र में, इसी लॉजिस्टिक क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये आने वाले 2 साल में 50 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजन करना चाहते हैं। 50 लाख से अधिक रोजगार के अवसर, आने वाले 2 वर्षों में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये साझेदारी करी है इन्होंने रैपिडो के साथ। हाल ही में अप्रैल 2025 में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में बी आर गवई को नियुक्त किया गया है। ठीक है,
तो ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे भारत के? तो ये हैं 52वें नंबर के, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 52वें नंबर के। इससे पहले थे संजीव खन्ना, वो थे 51 नंबर के, ठीक है, संजीव खन्ना थे। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये संजीव खन्ना 13 मई को 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि इसका जो टेन्योर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो 65 वर्ष की एज में ये रिटायर्ड हो जाते हैं। तो 13 मई को संजीव खन्ना रिटायर्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद 14 मई को शपथ लेंगे बी आर गवई। बी आर गवई का पूरा नाम है भूषण रामकृष्णा गवई, ठीक है। और ये शपथ लेंगे 14 मई 2025 को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसको अपॉइंट कौन करता है? तो इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपॉइंट करता है। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ये आता है आर्टिकल 124 क्लोज सेकंड के अंदर, ठीक है। साथ ही आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो अभी हाल ही में 23 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बने, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दिनेश महेश्वरी, दिनेश महेश्वरी। क्वेश्चन अगला है, दूसरी एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, स्वर्ण पदक जीते? तो दूसरी जो एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता हुई है, दूसरी जो एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता, ये जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है नई दिल्ली में, वहाँ पे हुई। तो इसमें भारत ने टोटल मेडल जीते 87, ठीक है, जिनमें से 83 थे गोल्ड, तो 3 थे सिल्वर और 1 है ब्रॉन्ज मेडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83। इसमें भारत ने 83 गोल्ड मेडल जीते। मेडल टैली में जो टॉप था वो भी भारत ने किया। भारत इसमें रहा पहले स्थान पर, दूसरे पर था जापान और तीसरे पे है मंगोलिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले स्थान पर रहा भारत 87, टोटल 87 मेडल जीते। और उसके बाद जापान रहा, जापान ने इसमें ओनली 10 ही मेडल जीते, जिसमें से 3 गोल्ड थे। और तीसरे पर रहा मंगोलिया। पहले जो एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप थी 2022 में, ये थाईलैंड में हुई थी, थाईलैंड के बैंकॉक में, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही। क्वेश्चन अगला है, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में शतक बनाने का रिकॉर्ड कितनी उम्र में बनाया है? तो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका नाम है वैभव सूर्यवंशी, और ये जो राजस्थान रॉयल्स है उनके लिए उनका ये नया खिलाड़ी है ये। तो ये सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं आईपीएल के इतिहास में, जिन्होंने सबसे कम उम्र में ये शतक बनाया। इन्होंने मात्र 37 गेंदों पर 101 रन बनाए हैं, ठीक है। इनकी इस टाइम उम्र थी 14 वर्ष 32 दिन, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 14 वर्ष 32 दिन। और सबसे तेज जो शतक है वो लगाया था क्रिस गेल ने। क्रिस गेल ने मात्र 30 गेंदों पर 100 रन बना दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा सबसे तेज शतक है वो बनाया है वैभव सूर्यवंशी ने, ठीक है। तो इसकी उम्र पूछे तो उम्र इसकी याद रखनी है, 14 वर्ष 32 दिन है इसकी उम्र। क्वेश्चन अगला है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई का अप्रैल 2025 में पूर्णकालिक सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सीईओ बनाया है भुवनेश कुमार को, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, भुवनेश कुमार। जनवरी में इसको अंशकालिक सीईओ बनाया था 2025 में, अब इसको बना दिया है पूर्णकालिक सीईओ, ठीक है। ये क्या करता है, जो आधार कार्ड होता है उनको ये उसको रिलीज करते हैं, और जो आधार कार्ड यूज़र होता है उसकी पहचान की पुष्टि करता है। क्वेश्चन अगला है, ACI-GAR 2025 के तहत हुबली एयरपोर्ट को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है? हुबली एयरपोर्ट कहाँ है? तो हुबली एयरपोर्ट है कर्नाटक में। तो इस एयरपोर्ट को ACI-GAR 2025 में प्लेटिनम की श्रेणी में पुरस्कार मिला है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, प्लेटिनम। अब ये देख लेते हैं ACR-GAR क्या होता है। ACR होता है एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन। ये जो पुरस्कार है ये हवाई अड्डों को क्लीन एनर्जी को यूज़ करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक में ये जो हुबली एयरपोर्ट है, इन्होंने 2022 में इन्होंने 8 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया था, जिसने कार्बन प्रोडक्शन को काफ़ी कम करने में मदद करी, इसलिए इसको ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार उन एयरपोर्ट्स को दिया जाता है जहाँ पे सालाना यात्री 6 मिलियन से कम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये उड़ीसा में है, और ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, यानी टोटल अब भारत में हो गए हैं 107 नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 107। ये उड़ीसा के कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जो जिला है, मयूरभंज ज़िले में स्थित है, ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके वो भी कवर कर लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, तब इसको हेली नेशनल पार्क नाम से जाना जाता था। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हो गई 107। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। एरिया इसका 4400 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान एंड निकोबार में, जिसका नाम है साउथ बेटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ये ओनली 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। रणथंबोर राजस्थान, ये बाघ संरक्षण के लिए फेमस है। कान्हा व बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, और ये टाइगर और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, जो कि मैंग्रोव जंगल और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो ये हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, पेरादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, सतपुड़ा, कान्हा, पेंच और टोडाबाई ये भी
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले हैं और ये टाइगर रिजर्व भी हैं, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में है, ठीक है। वो ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ये गुजरात में है। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो 4 बिल्ली प्रजाति, यहाँ पे 4 बिल्ली प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, वर्ष 2025 में 2025 के लिए कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो टोटल जो पद्म पुरस्कार है उनकी संख्या है 71, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जिसमें से 4 तो हैं पद्म विभूषण और 10 हैं पद्म भूषण और 57 है पद्म श्री। जो पद्म भूषण है ये 4 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक है डी नागेश्वर रेड्डी, इनको ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको ये कला के क्षेत्र में दिया गया है। तीसरा है एम टी वासुदेव नायर और चौथा है ओसामू सुजुकी, ठीक है। ये जो लास्ट के 2 हैं ये जो सम्मान है पद्म विभूषण ये मरणोपरांत दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, तो वो हैं 2 लोग, जिनका नाम है एम टी वासुदेव नायर और दूसरा है ओसामू सुजुकी। ये जो पुरस्कार है पद्म विभूषण ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है। पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, ठीक है। तो उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री। टोटल जो पद्म भूषण पुरस्कार थे उनकी संख्या है 71। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? तो 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है चाइना ने, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चाइना। इसकी जो डाउनलोड स्पीड है उसको बताया जा रहा है 9.8 GB पर सेकेंड, यानी गीगाबाइट पर सेकेंड, और अपलोड की जो स्पीड है वो बताया जा रहा है 1 GB पर सेकेंड, ठीक है। इसको चाइना की जो हुआवेई और चाइना यूनिकॉम कंपनी, इन दोनों कंपनियों ने इसको मिल के बनाया है, ठीक है, हुआवेई और चाइना यूनिकॉम। क्वेश्चन अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों को किस डोमेन में अपने डिजिटल संचालन को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है? तो हाल ही में भारत आरबीआई ने 2 डोमेन लॉन्च किए हैं, एक तो है बैंक.इन और दूसरा है फिन.इन। ये तो क्या है, जो कमर्शियल बैंक होती हैं जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, ठीक है, इनके लिए। और फिन.इन है, ये क्या है, जो यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनके लिए। तो जो कमर्शियल बैंक हैं उनके लिए हो जाएगा बैंक.इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक.इन। इसका मुख्य कारण है साइबर फ्रॉड या डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए। एट परसेंट की कंडीशन आप देखोगे तो जैसे मैंने पीएनबी सर्च किया तो पीएनबी में लास्ट में लिखा होता है pnbindia.in, और एसबीआई में मैंने देखा तो एसबीआई में लिखा आ रहा है .sbi, और एचडीएफसी बैंक में लिखा आता है .com, और एक्सिस बैंक इसमें लिखा आता है .com। तो इनकी जो डेट है कि मतलब कब से ये अप्लाई हो जाएगा, तो इनकी वो डेट है लास्ट 31 अक्टूबर 2025। इसके बाद से आपको ये जो डोमेन है ये दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। .in, किसी में .sbi आ रहा है, किसी में .com आ रहा है। इन सब के लास्ट में जितनी भी कमर्शियल बैंक हैं इन सब के लास्ट में 31 अक्टूबर 2025 के बाद सब में बैंक.इन मतलब इंडिया, ये इंडिया का डोमेन है, तो इन सब में ये वाला जो डोमेन है ये आएगा लास्ट में। तो उससे जो यूज़र होता है उसको पता चल जाएगा कि ये जो साइट है ये ऑथेंटिक साइट है, कोई फ्रॉड साइट नहीं है। जो नॉन बैंकिंग, वो जो मैं आपको बता रहा था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़, ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो बैंक तो नहीं होती लेकिन कई तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे ऋण देना, एसेस्ट फाइनेंसिंग, बीमा सेवाएं, माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, इन्वेस्ट से जुड़ी सेवाएं जैसे म्यूचुअल फंड, चिट फंड, इनके एग्जाम्पल हैं बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ठीक है। तो इनके लिए आरबीआई ने फिन.इन ये वाला जो डोमेन है ये वाला लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, अप्रैल 2025 में 15 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है एचडीएफसी बैंक, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसके बाद बनी थी टाटा कंसल्टेंसी, अब ये तीसरी ये बनी है, ठीक है, जो 3rd लार्जेस्ट इंडिया कंपनी है बाय मार्केट कैप। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में बिहार में बौद्ध भिक्षुओं ने किस प्रकार की पेंटिंग के माध्यम से गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बौद्ध भिक्षुओं की एक पेंटिंग है जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग। साथ ही जो सिंगिंग बाउल एंसेंबल है इन्होंने भी गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं 2025 के, ये बिहार में हो रहे हैं, जिसका शुभंकर है गज सिंह। ये 4 मई से 15 मई तक बिहार में आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही जो एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिहार में, बिहार के राजगीर में। ये 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में होगा, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आपको बता देता हूँ। खेलो इंडिया वैसे 4 टाइप्स के होते हैं, ये मैं आपको पहले जो वीडियोज़ हैं अप्रैल की, मार्च की, उसमें भी बता चुका हूँ। ये 4 टाइप्स के गेम होते हैं। पहला तो होता है विंटर गेम्स, यानी खेलो इंडिया विंटर गेम्स, फिर दूसरा होता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, और तीसरा होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, चौथा होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। विंटर गेम्स और जो पैरा गेम्स हैं ये हो चुके हैं, और तीसरे ये जो यूथ गेम्स ये अभी चल रहे हैं, यानी मई का जो महीना चल रहा है इसमें 4 से 15 मई तक ये चलेंगे, उसके बाद आएंगे यूनिवर्सिटी गेम।
ठीक है। तो दो जो हो चुके हैं वो भी आपको याद रखने हैं। पहला तो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसमें आपको ये याद रखना है कि एक तो ये 2 चरण में हुए थे, ठीक है, 2 चरण में ये आयोजित हुए थे। पहला इसका चरण हुआ था लेह लद्दाख में और दूसरा हुआ था गुलमर्ग में, ठीक है। और इसमें जो इंडियन आर्मी है उसने टॉप किया था, इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्मी, ठीक है। दूसरा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसमें हरियाणा ने टॉप किया था, हरियाणा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो फीफा महिला विश्व कप 2027 से इसकी मेज़बानी करेगा ब्राज़ील। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्राज़ील। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है जो 2031 और 2035 में जो इसकी मेज़बानी करेंगे वो कौन कौन से हैं। तो 2031 में इसकी मेज़बानी करेगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और 2035 में इसकी मेज़बानी करेगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और जो 2026 का जो फीफा विश्व कप है ये तो है विमेन वर्ल्ड कप, और ये है मैन फीफा मैन वर्ल्ड कप। तो इसकी मेज़बानी 3 देशों के द्वारा की जाएगी जिनके नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ये तीनों देश इसकी मेज़बानी करेंगे मिलकर। ये पहला मौका है जब 3 देश मिलकर फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेंगे। और 2026 के यानी अगले साल में कॉमनवेल्थ गेम भी होने वाले हैं। तो अगले साल 2026 में ये कहाँ पे होंगे? तो ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे, 23 जुलाई से 2 अगस्त तक। क्वेश्चन अगला है, IBSF यानी इंटरनेशनल बिलियर्ड्स शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ये जीती है सौरभ कोठारी ने। सौरभ कोठारी ने किसको हराया है? सौरभ कोठारी ने हराया है पंकज आडवाणी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरभ कोठारी। ये हैं सौरभ कोठारी और ये हैं पंकज आडवाणी, ठीक है। और ये जो चैंपियनशिप थी कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कार्लो आयरलैंड में, कार्लो आयरलैंड। सौरभ कोठारी कौन से राज्य के हैं? तो ये हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल के। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो विश्व आर्थिक मंच है, इसके अध्यक्ष थे क्लोज श्वाब। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जो नया जो इसका अध्यक्ष यानी अंतरिम जो अध्यक्ष बनाया है वो कौन है? वो है पीटर ब्रेवेक। तो रिजाइन किसने दिया है ये आपको याद रखना है, क्लोज श्वाब ने। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्लोज श्वाब। और अंतरिम जो अध्यक्ष वो बनाया गया है पीटर ब्रेवेक को, पीटर ब्रेवेक। विश्व आर्थिक मंच है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन अगला है, अप्रैल 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के नए CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का CMD बनाया है ये एक रिटायर्ड कैप्टन है जिनका नाम है जगमोहन। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कैप्टन जगमोहन, ठीक है। ये जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, जो कि शिप बिल्डर्स टू द नेशन है, यानी ये भारत सरकार के लिए जहाज़ बनाता है, ठीक है। इन्होंने लगभग 1960 से अब तक 801 जहाज़ों का निर्माण किया है, जिनमें से युद्धपोत, पनडुब्बी और मालवाहक यात्री जहाज़, अपतटीय प्लेटफॉर्म और तैरती सीमा चौकियाँ, अपतटीय गश्तीपोत, अनेक प्रकार के जहाज़ ये बनाता है भारत सरकार के लिए, ठीक है। और ये एक नवरत्न कंपनी है। यहाँ पे मैंने इसके नोट्स भी बना रखे हैं, आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये PSU को बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है महारत्न, और दूसरा होता है नवरत्न, और तीसरा होता है मिनी रत्न कंपनीज़। तो 8% जो भारत में महारत्न कंपनी उनकी संख्या है 14, और 26 है नवरत्न कंपनी। जो एम यानी ये वाली जो कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये हो जाएगी एक नवरत्न कंपनी। और 14वीं जो महारत्न कंपनी बनी है ये भी आपको याद रखनी है, इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। और 25वीं और जो 26वीं ये रेलवे के जो 2 सरकारी उपक्रम हैं इनको भी हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। 25वां तो है IRCTC यानी इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉर्पोरेशन, और 26वां है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का नया CMD बनाया है जगमोहन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हैदराबाद में स्थित है। तो इसको अभी ACA की रेटिंग मिली है, ठीक है। तो इस रेटिंग में लेवल होते हैं, 7 लेवल होते हैं। तो उन 7 लेवल में से कौन सा लेवल इसको मिला है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को? तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये जो ACA है ये क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है रिड्यूसिंग कार्बन एंड इंक्रीजिंग एयरपोर्ट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इसमें 7 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल होते हैं? तो एक तो होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और 3 प्लस, लेवल 4 प्लस और लेवल 5, यानी टोटल 7 लेवल होते हैं। जो हैदराबाद का ये जो एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको मिला है 5वां लेवल, यानी लेवल 5 मिला है इसको, जो कि टॉप मोस्ट लेवल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेवल 5।
क्वेश्चन अगला है, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 अप्रैल। कैसे फैलता है ये? तो ये एक परजीवी की वजह से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। जब ये परजीवी को एक मादा एनाप्लीज मच्छर लेके उड़ती है और इंसान को काटती है तो उसको होता है मलेरिया। इस बार की जो मलेरिया थीम है उसका नाम है मलेरिया एंड विद अस, यानी मलेरिया का अंत हमारे साथ। री इन्वेस्ट, पुनर्निवेश करें। री इमेजिन, पुनर्कल्पना करें। री इग्नाइट, यानी फिर से प्रज्वलित करें। क्वेश्चन अगला है, चीन ने अप्रैल 2025 में किस नई तकनीकी की शुरुआत करी है? तो चाइना ने अप्रैल में एक एटीएम बनाया है जिसका नाम है गोल्ड एटीएम। ये क्या करता है? तो मान लो आपके पास रिंग है या फिर कंगन है और आपको इसका वेट करना है, इसका मूल्यांकन करना है कि ये कितने कैरेट का है, और या फिर आपको ये बेचना है, इसके बदले आपको पैसे लेने हैं। तो इस एटीएम में आप इनको डालो और ये एटीएम इसको पिघला के आपको कितना, इसका मतलब कितना कैरेट है, ये 22 कैरेट में है, 18 कैरेट में है, 16 कैरेट में है, ये आपको बता देगा। और उसके बराबर जितने आपके पैसे बनते हैं विदिन 30 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो ये बनाया है चाइना ने। ठीक है, इसी प्रकार भारत में भी एक गोल्ड एटीएम लगा था हैदराबाद में, पर वो क्या करता है, उसमें सिर्फ आप पैसे डालकर गोल्ड के जो सिक्के होते हैं, यानी उसमें 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सिक्के होते हैं, उनको आप निकाल सकते हैं, यानी पैसे डालकर गोल्ड निकालना। पर इसमें क्या है, आप गोल्ड ले भी सकते हो, बेच भी सकते हो, और वजन भी कर सकते हो, कई चीज़ें कर सकते हैं इसमें। ठीक है, भारत का जो पहला गोल्ड एटीएम था ये हैदराबाद 2022 में ये लॉन्च हुआ था, और इसको बनाया था गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी ने, जो मालबार गोल्ड के साथ मिलकर काम करती है। पर अब अच्छा, ये मैंने ये पॉइंट इसमें नोट कर लिया था, क्योंकि कल की जो मैं डेली पोस्ट डालता हूँ टेलीग्राम पर 10 मई की करंट अफेयर से, उसमें भारत ने भी जैसे चाइना ने अपना गोल्ड एटीएम बनाया है उसी प्रकार का एआई संचालित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम बनाया है। यानी जो चाइना ने जिस तरह का एक एटीएम बनाया है उसी तरह भारत ने भी ये जो गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसने बना लिया है। ठीक है, तो इससे भी आप वो सब काम कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में टॉप किसने किया है? तो भारत का एक संस्थान है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc बेंगलुरु। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसको इसको एशिया में 38वां स्थान मिला है। ठीक है, भारत में ये टॉपर हैं, पर ओवरऑल इसकी जो रैंकिंग है वो है 38वीं। तो टॉप स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो टॉप स्थान मिला है एक चाइना की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका नाम है सिंघवा यूनिवर्सिटी, यानी सिंघवा विश्वविद्यालय। 2024 में भी इसी यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला था और इस बार भी पहला स्थान मिला है सिंघवा विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? तो ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इन्होंने 1994 से लेकर 2003 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का नेतृत्व किया था, और इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। और इन्होंने ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, इसको बनाने वाली समिति का भी इन्होंने ही नेतृत्व किया था। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, 36वां गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 में एशिया से किसे सम्मानित किया गया? ये जो पुरस्कार है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इसको पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये जो दुनिया में जो 7 महाद्वीप हैं उनके 7 व्यक्तियों को दिया जाता है, और ये जो पर्यावरण संरक्षण में जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो इसमें से जो एशिया का एक व्यक्ति है जिसका नाम आपको बताना है, एशिया में मंगोलिया जो जगह है वहाँ का ये रहने वाला है। इसका नाम है बटमुंग लवसंदेश, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इन्होंने क्या काम किया था तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने, ये है बटमुंग लवसंदेश मंगोलिया। ठीक है, तो इन्होंने 66,000 एकड़ भूमि को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। ठीक है, 66,000 एकड़ भूमि को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। और 2024 का जो गोल्डमैन इन्वायरमेंट पुरस्कार था वो मिला था आलोक शुक्ला को। ये छत्तीसगढ़ भारत के ही रहने वाले थे, और इन्होंने जो हसदेव अरण्य फॉरेस्ट है उनके प्रोटेक्शन के लिए काम किया था। तो पिछले साल का जो गोल्डमैन इन्वायरमेंट पुरस्कार है ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है। ठीक है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। इस बार का जो 36वां गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है ये मिला है बटमुंग लवसंदेश को। ये मंगोलिया के रहने वाले हैं, मंगोलिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव हो, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव हो। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में अप्रैल 2025 में कोनरू हेम्पी ने किस शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इन्होंने जीता है
पुणे पिडे महिला ग्रांड प्रिक्स, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पुणे पिडे महिला ग्रांड प्रिक्स। कॉर्नर ओलंपिक कहाँ की रहने वाली है? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा है वहाँ की ये रहने वाली है। यह है कॉर्नर एमपी। और ये एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जो अभी रैपिड चेस में वर्तमान विश्व चैंपियन भी हैं, रैपिड चेस में। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, वर्ष 2026 तक भारत में किन दो बीमारियों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हैं खसरा और रूबेला, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, खसरा और रूबेला। ये दोनों वायरल बीमारियां होती हैं जो अलग अलग वायरस से होती हैं। और खसरा एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, जबकि रूबेला, जिसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है, कम संक्रामक है और आमतौर पर हल्की होती है। तो 2026 में इनको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन अगला है, 2025 में विजडन के अनुसार विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटर कौन से घोषित किए गए हैं? तो 2025 में यह है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। क्वेश्चन अगला है, खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, खोंगजोम दिवस। क्वेश्चन अगला है, 2025 का लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है वो हैं अर्मंड डुप्लांटिस, ये स्वीडन के हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्मंड डुप्लांटिस। और महिला खिलाड़ी की बात करें तो वो कौन है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं सिमोन बाइल्स, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं और ये एक जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, 2025 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसने जीता? तो 2025 में वर्ल्ड प्रेस फोटो का खिताब जीता है समर अबू अलोप ने। यह हैं समर अबू अलोप, यानी बी इसका, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, समर अबू अलोप। इन्होंने एक फ़िलिस्तीनी एक लड़का है 9 साल का, जिसका नाम है महमूद अजोर, इसका नाम है महमूद अजोर। ये सिर्फ 9 साल का है। जब इजराइल ने गाज़ा पर एयर स्ट्राइक करी थी तो उसमें इन्होंने अपने दोनों हाथ गंवा दिए। ठीक है। तो इस मार्मिक छवि के लिए इसको मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। क्वेश्चन अगला है, सिविल सेवा परीक्षा 2024 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो सिविल सेवा परीक्षा 2025 में प्रथम स्थान मिला शक्ति दुबे को, दूसरा मिला था हर्षिता गोयल और तीसरा है डोंगरे अर्चित। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति दुबे। क्वेश्चन अगला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 2025 में कितनी रहने की संभावना है? तो IMF के अनुसार भारत की GDP रहेगी 6.2%, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 6.2%। क्वेश्चन अगला है, अप्रैल 2025 में GI टैग मिलने के बाद भारत में सबसे अधिक GI टैग वाले राज्य का स्थान किसने प्राप्त किया? तो अप्रैल 2025 में यूपी में एक सोशल प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग यूपी को 21 जो वहाँ के पारंपरिक प्रोडक्ट हैं उनको GI टैग प्रदान किया। ये एक पहला मौका था जब किसी प्रोग्राम में इतने सारे GI टैग दिए गए। ठीक है। तो उसके बाद यूपी में जो टोटल GI टैग वाले प्रोडक्ट हैं उनकी संख्या हो गई 77। ठीक है। तो इसलिए भारत में सबसे अधिक GI टैग रखने वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। इससे पहले था तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने GI टैग वाले प्रोडक्ट हैं? तो तमिलनाडु में है 62। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अब हो गए हैं 77, क्योंकि एक साथ 21 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भारत में पहली बार था कि प्रधानमंत्री द्वारा एक ही कार्यक्रम में 21 उत्पादों के लिए GI प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पिछले महीने के जो GI टैग हैं इंपॉर्टेंट GI टैग, उनको देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे। तो पश्चिम बंगाल का नोलेन गुड संदेश, इसको मिला था GI टैग। गुजरात का अमल सात चीकू, और तेलंगाना की जो वारंगल है उसकी चपाता मिर्च, या इसको चपटा मिर्च भी कहते हैं। और तमिलनाडु में जो तंजावुर है वहाँ पे कुंभकोणम पान का पत्ता को मिला है GI टैग। और तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी है उसमें थोलाई फूलों की माला बनाई जाती है, इसको भी GI टैग मिला था। और अहमदाबाद का जो फेमस सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है इसको मिला है। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक जिसका नाम है रिगनाई पचरा, इसको भी मिला है। और मध्य प्रदेश की एक पेंटिंग है जिसका नाम है गोंड पेंटिंग, इसको मिला है GI टैग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है चपटा मिर्च जो कि तेलंगाना के वारंगल की है। और इसके साथ केरल का एक हैंडीक्राफ्ट्स है जिसका नाम है कन्नादीपिया आदिवासी हस्तशिल्प, इसको भी GI टैग मिला है। तो GI टैग वैसे देता कौन है? GI टैग देता है जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन रजिस्ट्री, जो कि चेन्नई में स्थित है, ये इसको जारी करती है। और ये 10 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है। क्वेश्चन अगला है, बोत्सवाना से भारत में लाए जा रहे चीतों को किस राज्य में छोड़ा जाएगा? तो बोत्सवाना से भारत में 8 चीते लाए जाएंगे, तो इनको छोड़ा जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन से टाइगर रिजर्व में इनको छोड़ा जाएगा? तो मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है
वहाँ पे स्थित है, ठीक है। पहले चरण में 4 चीते भारत लाए जाएंगे, यानी मई में लाए जाएंगे 4, उसके बाद अगले महीनों में 4 और लाए जाएंगे, यानी टोटल 8 चीते बोत्सवाना से भारत लाए जाएंगे। अब तक नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। इस बार इनको लाया जा रहा है बोत्सवाना से, और इनको छोड़ा जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक है। इस बार एक नया टाइगर रिजर्व भी बना है जिसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। ये भी एमपी का ही है, और ये एमपी का 9वां टाइगर रिजर्व है। और पूरे भारत की बात करें तो टोटल पूरे भारत में अब हो गए हैं 58 टाइगर रिजर्व, यानी 58वां ये भारत का है। और ये मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला है वहाँ स्थित है माधव टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन अगला है, डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की, यानी इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है इस बार? तो इसकी मेजबानी कर रहा है संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यूएई। तो इसमें जो भारत की वायुसेना है वो भाग ले रही है। भारत की नहीं, इसमें और काफ़ी देशों की जो वायुसेना है वो भाग ले रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका की वायुसेना। क्वेश्चन अगला है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? इनका नाम है, ये जो इंडियन एयरफोर्स है उसके ग्रुप कैप्टन है, और इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। अब इस क्वेश्चन में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो कौन यात्रा कर रहा है, तो वो है शुभांशु शुक्ला, ठीक है। और इस मिशन का नाम क्या है जिसके थ्रू ये अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएगा, वो उस मिशन का आपको नाम याद रखना है। उस मिशन का नाम है एक्सियोम 4 मिशन, ठीक है। और ये इसमें कौन कौन सी स्पेस एजेंसी हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं ये भी आपको याद रखना है। और ये अंतरिक्ष में क्यों जा रहा है, तो इसमें मिशन का नाम तो हो जाएगा एक्सियोम मिशन 4। और ये जो मिशन है ये एक्सियोम स्पेस, नासा, स्पेस एक्स और इसरो, इन चारों की मदद से ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। मिशन का उद्देश्य है ये 14 दिन के लिए ये अंतरिक्ष में जाएंगे। वहाँ पे विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे जिनका उद्देश्य अंतरिक्ष में जीवन और हेल्थ से रिलेटेड महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना है। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत की विकास दर 2025-26 यानी 2000 वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमान क्या लगाया गया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये अनुमान लगाया है 6.7% का, यानी ऑप्शन बी सी इसका सही हो जाएगा, 6.7%। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर 2025 में उसका अनुमान लगाया है 6.2%। तो ये मैंने आपको एक साथ लिख दिया है यहाँ पे जिससे आप कंफ्यूज ना हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग है 6.7% और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग है 6.2%। क्वेश्चन अगला है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विकेट अलायंस के मुख्यालय समझौतों पर कहाँ हस्ताक्षर किए? तो ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका हेडक्वार्टर ही वैसे नई दिल्ली में है, तो हस्ताक्षर भी वहीं किए गए, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नई दिल्ली। बिग कैट्स ये जो टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड, लायन, लेपर्ड, पूमा, जैगवार, इनको बिग कैट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में बिग कैट अलायंस की शुरुआत करी थी, क्योंकि 2023 में जो टाइगर प्रोजेक्ट था इसके 50 साल पूरे हो गए थे। टाइगर प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट हुआ था? तो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1973 को, और 2023 में इसको पूरे 50 साल हो गए थे। तो उसके उपलक्ष्य में ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुरुआत की गई थी इनके संरक्षण के लिए, ठीक है। तो भारत सरकार है वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए लगभग 150 करोड़ की सहायता करेगी, ठीक है। 150 करोड़ रुपए की बजट सहायता प्रदान करेगी। क्वेश्चन अगला है, स्कोच पुरस्कार 2025 में पुलिस सुरक्षा श्रेणी में किस राज्य की पुलिस को मिला है ये स्कोच पुरस्कार? तो ये मिला है यूपी की पुलिस को, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। स्कोच पुरस्कार पुलिस सुरक्षा श्रेणी में मिला है उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस को। जो यूपी का पुलिस पोर्टल है इसके बारे में देख लेते हैं इसकी क्या उपलब्धियाँ हैं। तो इन्होंने ये पोर्टल माफिया, पोक्सो और बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों से संबंधित मामलों में जांच प्रक्रिया की निगरानी करता है। इसके माध्यम से समय पर चार्जशीट दाखिल करने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने का कार्य किया जाता है। अब तक इस पोर्टल के जरिए 85,000 लोगों को दोष सिद्धि घोषित किया गया और 40,000 से अधिक 5 वर्ष पुराने मामलों का निपटारा किया गया। इसलिए इसको मिला है ये स्कोच पुरस्कार पुलिस सुरक्षा श्रेणी में, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला है, हाल ही में ई सेहत ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है ई सेहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर।
ये जो ऐप है ई सेहत ऐप, ये जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका ही एक डिजिटल मंच है ये। इसके तहत आप ऑनलाइन डॉक्टर से बात कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ फिक्स कर सकते हैं ऑनलाइन ही। क्वेश्चन अगला है, भारत का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया है? तो भारत का पहला ट्रेन एटीएम लगाया है पंचवटी एक्सप्रेस में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंचवटी एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है ये चलती है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से नासिक का जो मनमाड़ जंक्शन है उसके बीच ये रोजाना चलने वाली ट्रेन है। और इस ट्रेन का जो एसी कोच है उसमें लगाया गया है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला है, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा? तो जैसा कि आपको पता है इस बार ओलंपिक में 5 नए गेम जोड़े गए हैं जिनमें से क्रिकेट भी है और क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो इसका जो स्टेडियम है जहाँ पे ये खेला जाएगा उसका चुनाव किया गया है उसका। तो ये कौन से ग्राउंड में होगा? तो ये खेला जाएगा कैलिफोर्निया में एक ग्राउंड है जिसका नाम है पोमोना फेयर ग्राउंड। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पोमोना फेयर ग्राउंड। इसको फेयरप्लेक्स भी कहा जाता है। ये जो ग्राउंड है पोमोना फेयर ग्राउंड, इसको फेयरप्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। 5 जो नए गेम ओलंपिक में जो जोड़े गए हैं इनके नाम हैं क्रिकेट T20 फॉर्मेट में, दूसरा है फ्लैग फुटबॉल, तीसरा है लैक्रोस, चौथा है स्क्वैश और पांचवा है बेसबॉल सॉफ्टबॉल। क्वेश्चन अगला है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 किसे चुना गया है? तो आईसीसी मेंस प्लेयर चुने गए हैं श्रेयस अय्यर, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, श्रेयस अय्यर। क्वेश्चन अगला है, इंडियन सुपर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो इंडियन सुपर लीग 2025 का खिताब जीता है मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मोहन बागान सुपर जायंट्स। तो थैंक यू गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए। इन दोनों वीडियो में अप्रैल महीने के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लगभग सभी कवर कर लिए हैं। अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आप अप्रैल महीने के जो करंट अफेयर्स है उसको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट डाटा है या तो वो स्पोर्ट्स से हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, स्टेट की कोई भी न्यूज़ हो, उन सबको कवर किया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन मिलेंगे मई महीने की जो करंट अफेयर्स है उसमें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।